अब हम मनकों के बाद करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, इसमें चाहे वो आर्थिक जीवन में कभी भी हो, ये देखने की बात है, चाहे हम देश विदेश कहीं भी चले जाएं तो उसकी आजीविका का साधन क्या है और उनकी आजीविका में इसी प्रकार का जो जीवन था जैसे कि आज हम जीवन जीते हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी है, पशुपालन है, व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग धंधे हैं, पशु शिकार है, मत्स्य पालन है, तो इसी प्रकार का उनका अपना जीवन था। उनका जीवन जो है काफ़ी समृद्ध था। अधिकतर जो जैसा कि हमने मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बात की थी कि एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता के भी प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो यहाँ पे आर्थिक जीवन में सबसे पहले है कृषि। कृषि किसी भी देश के जीवन का आधार होता है। यहाँ पे फसलें, विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उगाई जाती थी। साल में दो फसलें जो हैं वो ली जाती थी, रबी और खरीफ की फसलें। इसमें जो कृषि थी, कृषि के अंदर गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल या दालें, उनका प्रयोग जो है किया जाता था और ये कृषि से ये उत्पादित वस्तुएं जो है वो थी। और इस कृषि के अंदर जो सिंचाई के प्रबंध है, उन सिंचाई के प्रबंधों में नहरों का प्रयोग किया जाता था। नहरें भी थी, नहरों से जो है सिंचाई की जाती थी, जैसे कि सोरतुगई जो कि उत्तरी अफगानिस्तान के अंदर एक प्रमुख महत्वपूर्ण पुरास्थल है, वहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार से तालाबों का भी जो है सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे कि धोलावीरा जो गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ से तालाब के प्रमाण जो है वो मिले हैं। और अधिकतर जो कृषि में जो वर्षा के ऊपर निर्भर थी, तो वर्षा का भी प्रयोग, जैसा कि हमारी जो आज के समय में भारतीय कृषि है वो ज़्यादातर वर्षा के ऊपर निर्भर है, तो उस समय भी सिंचाई में कृषि जो है अधिकतर वो वर्षा के ऊपर निर्भर थी। कई ऐसे शुष्क इलाके थे जहाँ पे ये जो कृषि है वो होती थी। उसके बाद जो पशुपालन में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इस प्रकार के पशुओं का पालन जो है किया जाता था। पशु प्राय दूध के लिए, मांस के लिए और भोजा ढोने के लिए जो है वो किए जाते थे। इसमें पशु प्रमुखता से बोझ ढोने और दूध का प्रयोग के लिए जो है पशुओं का पालन किया जाता था। उसके बाद है वन उत्पाद। वन उत्पाद होता है जो वनों से महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो मिलते हैं, जिसमें लकड़ियाँ, लाख, मोम, शहद या किसी भी प्रकार से और अन्य जड़ी बूटी, तो इस प्रकार की ये वनों से भी उत्पाद जो है वो इकट्ठा करने के प्रमाण जो है वो मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे शिकार। ये लोग वनों में जाकर शिकार भी करते थे। शिकार के भी प्रमाण जो है वो मिले हैं। विभिन्न प्रकार के पशुओं का शिकार ये लोग करते थे और शायद उनका शिकार करके भोजन के रूप में भी प्रयोग जो है वो करते थे। उसके बाद है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य जो इन लोगों का जो व्यापार है काफ़ी उन्नत व्यापार था। कई दूसरे देशों के साथ जो व्यापार के प्रमाण मिले हैं।
जैसा कि उस समय की जो प्रमुख सभ्यता थी, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो ऐसी सभ्यताओं के साथ जो है उनके व्यापार के प्रमाण जो है वो मिले थे। तो वहाँ स्थल और जल मार्ग दोनों क्षेत्रों से जो है व्यापार होता था। काफ़ी वस्तुएं आयात और निर्यात जो है वो की जाती थी। तो व्यापार भी उन लोगों का एक प्रमुख साधन था। उसके बाद है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में जैसा कि हमने देखा, मनके बनाने के कारखाने वहां से मिले हैं। शिल्पकारी के बड़े उन्नत कारीगर वो लोग थे। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का काम, जैसा कि कांसा धातु जो बनाई गई, वो कांसा धातु एक मिश्र धातु थी, जिसमें तांबे और टीन को मिलाकर जो है मिश्र धातु तैयार की गई। तो वो उद्योग धंधों के प्रमाण है। उसके अलावा मोहरें जो है यहाँ से मिली हैं, सेलखड़ी नाम के पत्थरों की, जो कि प्रमुख पत्थर था, उसका प्रयोग जो है वो करते थे। बाट बनाना, मटके बनाना या विभिन्न प्रकार की अन्य जो शिल्पकारी थी वो शिल्पकारी ये लोग करते थे। तो इनका जो उद्योग धंधे थे, जैसा कि चहुंदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो आदि पुरास्थलों से जो है इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। ये काफ़ी निपुण थे। इसमें कपड़ा बुनाई के अंदर, सिलने के अंदर, कढ़ाई के अंदर, रंगने के अंदर जो है वो काफ़ी निपुण थे। कपास प्रमुखता से पैदा की जाती थी, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो कपड़े बुनाई के अंदर काफ़ी पारंगत थे। इस प्रकार से सोना, चांदी, कांसा, हाथी दांत या मूर्तियां जो है तो वहाँ उनके भी प्रमाण मिले हैं, मूर्तियां बनाने के प्रमाण मिले हैं, तो जो कि उद्योग धंधों की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद मापतोल ये दर्शाती है कि किसी न किसी रूप में जो भार मापतोल है वो सरकार के अधीन था, क्योंकि अधिकतर स्थानों से जो बाट मिले हैं, पत्थर के बाट मिले, और पत्थरों के बाटों का जो अनुपात मिला है वो लगभग बराबर मिला है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से इनका जो है तोल के जो बाट हैं वो इस प्रकार से मिले हैं, जो ये संकेत करते हैं कि इनकी जो भाप ये जो माप तोल विधि है काफ़ी उन्नत किस्म की विधि थी और अर्थव्यवस्था में इनका प्रमुख स्थान था। किसी भी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी करता था माप तोल के अंदर, तो उनको सरकार, जो वहाँ का प्रशासन था, उसके द्वारा सजा दी जाती थी। तो माप तोल जो कि एक उनके अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं, लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो कोई लीटर के अंदर चीज़ है, चाहे वो कोई किलोग्राम के अंदर चीज़ है, तो उनको पूरी चीज़ें जो है आम जनता तक जो है उपलब्ध करवाने का काम जो है वो प्रशासन की जिम्मेवारी होती थी। तो इस प्रकार से ये मापतोल है। तो हमने अभी आर्थिक जीवन के बारे में बात की, आगे हम बात करेंगे यहाँ के सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में। जो सामाजिक विभिन्नता है, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता। आर्थिक जैसा कि बताया है, चाहे वो कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, शिकार, तो इस प्रकार से आर्थिक इकोनॉमिक के अंदर आता है। ये सामाजिक, समाज के बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान,
उनके जीवन यापन करने की विधि जो है, या उनकी किस प्रकार की निर्भरता थी समाज में, कैसा उनका योगदान था, ऊंच अमीर गरीब किस प्रकार के थे, तो इनके सामाजिक आर्थिक जो विभिन्नताएं हैं उनका हमें कहाँ से पता चलता है। जो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो पुरावस्तुएं पुरास्थलों से जो मिली हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता था, कुछ काफी कीमती महत्वपूर्ण वस्तुएं थी और कुछ कम महत्वपूर्ण थी। जैसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो वस्तुएं थी उनकी कीमत कम रही होगी, और जो बड़े पैमाने पर पाई और उसके अलावा कम वस्तुएं पाई, उन कम पाने वाली जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उनका जो है ज़्यादा वैल्यू रही होगी। तो उसमें जो कई समाधान हैं, उन जो समाधानों में काफ़ी वस्तुएं जो है पाई गई हैं। जो समाधान है, जैसा कि समाधान होता है कब्रें, इसके अंदर जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर हम देखते हैं कि साधारण तौर के जो समाधान जो पाए गए हैं, मिस्र के अंदर जो मिस्र सभ्यता के अंदर जो समाधान पाए गए हैं, उसमें जो शासकों के समाधान मिले हैं, तो उसमें विशाल पिरामिड का निर्माण जो है वो किया जाता था, जहां जो फराव शासक थे, फराव शासकों को जब दफनाया जाता था तो उन दफनाते समय बहुमूल्य वस्तुएं जो है रखी जाती थी मिस्र सभ्यता के अंदर। भारत के अंदर जो समाधान है वहां पे काफी स्थानों से वस्तुएं रखने के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे राजा महाराजाओं, ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो अच्छे मजबूत आर्थिक स्थिति वाले लोग रहे होंगे। आभूषणों के साथ विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी जो वस्तुएं थी उनके साथ जो उनको दफनाया जाता था। जैसे एक औरत जिसको दफनाने के प्रमाण मिले, उसके साथ सोने या अन्य जो महत्वपूर्ण आभूषण है वो उनके साथ जो है वो मिले हैं। जो सामान्य लोग थे, सामान्य लोगों के साथ ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखी जाती थी, जबकि जो अमीर लोग थे उनके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है वो रखी जाती थी। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता जो है वो चलता था। साधारण लोगों के इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं, जबकि अच्छे जो संपन्न परिवार थे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुएं मिलती हैं। तो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता के बारे में कुछ थोड़ा सा वर्णन जो है वो किया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ पे पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे? जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा सभ्यता भारत की एक प्राचीन लगभग 5000 वर्ष पहले की एक प्रमुख सभ्यता थी, जिसके प्रमाण हड़प्पा नामक पुरास्थल से 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो से आर.डी. बनर्जी द्वारा जो उत्खनन करवाए गए, उनसे विभिन्न प्रकार के उनके एक प्रमुख जो पुरावस्तुएं वहाँ से मिली पुरास्थलों से, तो उनके अच्छे जीवन यापन के उदाहरण जो है वो हमें मिले हैं। चाहे वो कोई भी पुरास्थल रहा हो, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा चहुंदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल या लोथल, कालीबंगा या जिस भी प्रकार के जो भी थे, तो वहाँ से प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो यहाँ जो इनके पतन के कारण हैं, उनके पतनों के कारण में प्रमुख रूप से 1900 ईसा पूर्व के अंदर जो पतन के लक्षण जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भौतिक संस्कृति में बदलाव जो है वो आना शुरू हो गया था। जो विशिष्ट जो महत्वपूर्ण उनकी वस्तुएं थी, जिसमें जो बाट हैं, मनके हैं, मोहरे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो
लुप्त होनी शुरू हो गई थी और यहाँ व्यापार का अंत जो है वो होना शुरू हो गया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न जो है मत व्यक्त किए गए हैं, जैसा कि सबसे पहला है आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिच, तो उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो हुआ है, जिसमें आर्यों द्वारा भारत के जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके ऊपर आक्रमण किया। जैसा कि आगे वैदिक काल में पता चलता है कि ये आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से, जैसे कि मैक्स मुलर ने अपना प्रमाण दिया है कि मध्य एशिया से आए बाहरी लोग थे, इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। जैसा कि वैदिक ग्रंथों में यह प्रमाण मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर कि इंद्र से आर्यों द्वारा एक अपील की गई कि यहाँ के लोगों को जो है नष्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार के प्रमाण जो है ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। दूसरा जो है बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण इसमें एम.आर. साहनी, जॉर्ज डेल्स, डॉक्टर राइकस, उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो हुआ था। ऐसे जो बाढ़ के प्रमाण हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल जैसे पुरास्थल है, वहाँ पे कुछ सामूहिक रूप से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि शायद वहाँ पे बाढ़ आई होगी और बाढ़ के कारण ये हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी, क्योंकि सिंधु नदी या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी ये बाढ़ वाली नदियां थी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। उसके बाद है तीसरा पर्यावरणीय असंतुलन। पर्यावरणीय असंतुलन जॉन मार्शल, डॉक्टर रोनाल्ड, तो उन्होंने अपना जो प्रमाण स्पष्ट किया, उन्होंने माना कि पर्यावरणीय असंतुलन के कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार नगरीय सभ्यता बढ़ रही थी, बड़े बड़े नगरों के बड़े बड़े बिल्डिंगें जो है वो तैयार की जा रही थी, सड़कों का निर्माण हो रहा था, जो नगर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बसने लग गए थे। इन नगरों में जो आवश्यक महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, जंगलों से जो लकड़ियां हैं वो काटी जाने लगी। लकड़ियों को, जो जंगलों को काटने के साथ साथ जो ईंटें हैं, ईंटों को पकाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटने से जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो गया, ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई। इस पर्यावरण असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो ऐसे प्रमाण जो है ये पर्यावरण असंतुलन के प्रमाण, जैसा कि कुछ बताया जॉन मार्शल या डॉक्टर रोनाल्ड, तो उन्होंने अपने इस प्रकार के वो दिए हैं। चौथा, व्यापार में गिरावट। आर.एस. साहनी, ये आर.एस. शर्मा द्वारा हड़प्पा सभ्यता में व्यापार में गिरावट के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा।
तो ऐसे प्रमाण जो है ये RS साहनी शर्मा द्वारा दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है वो दूसरे देशों के साथ होता था, लेकिन धीरे धीरे उस व्यापार में कमी आने लगी, जिसके कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो व्यापार में गिरावट का भी जो है ये प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। उसके बाद है भूकंप। कुछ विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि भूकंप जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बना। धरती के अंदर हलचल पैदा हुई होगी और उस धरती के अंदर हलचल पैदा होने से काफ़ी बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े शहर थे या गांव थे वो धरती के अंदर समा गए, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। उसके बाद है अग्नि। अग्नि के कारण या आग के कारण बलूचिस्तान में जो है कई पुरास्थलों से राख के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। तो ये बड़े बड़े ढेर राख के मिलना इस ओर संकेत करता है कि वहाँ पे उन क्षेत्रों के अंदर आग लग गई होगी और आग लगने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या को भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है, जिसमें लगातार जो है जनसंख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या बढ़ने से जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा बढ़ गई और उसमें लोगों के अंदर जो है आपस में मारामारी हो गई, अनाज की कमी हो गई और अनाज की कमी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो हो गया। उसके बाद है महामारी। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में प्लेग, चेचक, हैजा जैसी या जो मलेरिया है ऐसी भयानक बीमारियां जो है वो फैल गई और उससे फैलने से उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया होगा और इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को संक्रमित किया, जिसके कारण इन महामारियों के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ होगा, लेकिन हमें ये संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जो कि एक उन्नत एक नगरीय सभ्यता थी, उसका पतन भी समय के अनुसार हो गया। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। धन्यवाद। चलो।